अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का लेक्चर है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के फ़वाइद व नुकसानात तहरीर करें। इस तरह का सवाल आपको आ सकता है। राइट डाउन बेनिफिट्स एंड हार्म्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो ये चीज़ तो वाज़ेह होती है कि हम इंटरनेशनली बात कर रहे हैं, हम पूरे ग्लोब की बात कर रहे हैं। और ग्लोबलाइजेशन से मुराद बेसिकली ग्लोबल इकॉनमी से रिलेटेड के मामलात हैं। ठीक है, किस तरह ग्लोबलाइजेशन ने इकॉनमी को चेंज किया, किस तरह ग्लोबलाइजेशन ने जो रियासत का सबर है स्टेट को चेंज कर दिया, स्टेट के इख्तियारात चेंज हो गए, और किस तरह ग्लोबलाइजेशन ने प्राइवेट सेक्टर को स्ट्रॉन्ग किया, और किस तरह इसने पूरी सोसाइटी का, पूरी हर चीज़ का इसने जो है वो उसकी साइड बदल कर रख दी। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ग्रेट डिप्रेशन को। ये एक टर्म यूज़ हुई है, ग्रेट डिप्रेशन 1930 में, जब यूएस स्टॉक एक्सचेंज में फॉल हुआ। 1929 से 1939 का ये दरमियान का जो एरा है इसमें यूएस स्टॉक एक्सचेंज जो है वो उसका फॉल हुआ, गुर्बत आई अमेरिका में, जॉब मिलना बंद हो गई, रोज़गार ख़त्म हो गया, लोग सड़कों पे आ गए, एहतजाज शुरू हो गए, लोगों के हाथों में बैनर्स थे, वाई देयर इज़ नो जॉब, गिव अ जॉब टू माई फादर, वी आर हंगरी। ठीक है, तो इस तरह करके वो मामलात आए। तो इससे पूरी दुनिया में और अमेरिका में ये एक चीज़ जो है उनके जहन में आई कि कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि इकॉनमी जो है दूसरे कंट्रीज़ के साथ कोई ऐसी सेटलमेंट, कोई ऐसा लिंक होना चाहिए कि किसी भी कंट्री में इस तरह का फॉल ना हो, और अगर फॉल हो तो उनको इम्प्रूव किया जा सके। तो इसके रिज़ल्ट में ही ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी वो वजूद में आई। वर्ल्ड बैंक है, IMF है, और एशियाई तरक्याती बैंक, और इस तरह के बेशुमार इदारे हैं। ठीक है, और इंटरनेशनल करेंसी आ गई, और ये सारी चीज़ें, यूनाइटेड नेशंस का वजूद, और इससे रिलेटेड जो इदारे हैं, यूनाइटेड नेशन का WHO है, यूनेस्को है, इस तरह के ये जो सारे इदारे थे इन्हीं का रिज़ल्ट था। अच्छा, तो उसमें तो ये ग्लोबलाइजेशन की उस वक़्त ज़रूरत पैदा हुई। तो सबसे पहले अमेरिका ने इस पे काम करना शुरू किया, फिर दूसरे कंट्रीज़ ने भी इसमें हिस्सा डाला, और स्टेट प्रोटेक्शनिज़म के नाम से एक टर्म मुतारफ़ कराएगी, जिस पे की बार हुकूमतों ने इसके ऊपर प्राइवेट सेक्टर के ऊपर पाबंदियाँ लगा के हुकूमतों ने ख़ुद को स्ट्रॉन्ग करना चाहा। अब जब हुकूमतों ने ख़ुद को स्ट्रॉन्ग किया और प्राइवेट सेक्टर पर पाबंदियाँ लगाईं, तो उस पर प्राइवेट सेक्टर तो ठीक है, एक हद तक वो रुक गया, लेकिन इससे अब क्या हुआ कि जो ब्यूरोक्रेसी थी, जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल थे, उन्होंने करप्शन शुरू कर दी, क्योंकि सारा कुछ, सारे वसाइल उन्हीं के हाथ में थे। अब उनकी करप्शन की वजह से स्टेट फिर तरक्की करने के बजाय दोबारा नीचे आने लगी, और इस तरह करके जो है दोबारा एक ज़रूरत पैदा हो गई कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ थीं या जो इस तरह के इदारे थे उनको दोबारा ग्रूम किया जाए, ताकि दुनिया के साथ एक बेटर इन्वायरमेंट के ज़रिए इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो इस सारे तस्वर को ग्लोबलाइजेशन कहा गया। इसको रेगनामिक्स भी कहा जाता है, इसको थैचराइजेशन भी कहा जाता है। इस तरह इसकी ग्लोबलाइजेशन की एक्सपेंशन हुई, डिफरेंट कंट्रीज़ का एक दूसरे के साथ जो है लेन देन हुआ, ग्लोबल इकॉनमी मुतारफ़ हुई, डॉलर में लेन देन इनका शुरू हो गया, और कंट्रीज़ की एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंसी बढ़ गई। इंटरडिपेंडेंसी का ये फ़ायदा हुआ कि कोई भी कंट्री आसानी से क्राइसिस में नहीं जा सकता। ठीक है, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे होते हैं। फिर IMF और वर्ल्ड बैंक वगैरह का जो कंट्रीज़ के अंदर इन्वॉल्वमेंट है, इसकी वजह से भी क्राइसिस में जो है कमी आई। अच्छा, ये जो ग्लोबलाइजेशन का तस्वर है ये वेस्टर्न यूनियन से आया है हमारे पास, तो इसलिए इसका जो इसकी वैल्यूज़ हैं, इसकी जो इक़दार हैं, वो भी वेस्टर्न तर्ज पर ही हैं। तो ये कोई इतनी बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि इससे दूसरी मईशतें एक दूसरे की मोहताज हो गई हैं, और एक दूसरे की मोहताज होने की वजह से किसी भी मईशत का गिरना बहुत जो है मुश्किल हो गया है। अच्छा, इसके बाद है द डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज़ टर्न्ड द वर्ल्ड इनटू अ विलेज। ग्लोबलाइजेशन ने दुनिया को एक विलेज में तब्दील करके रख दिया। अगर हम ज़राया इब्लाग की बात करते हैं, अगर हम मीडिया की बात करते हैं, या इकॉनमी की बात करते हैं, या बिज़नेस की बात करते हैं,
तो ये सारी चीज़ों ने एक विलेज ही बन गया। अब अमेज़ोन देखें, अमेज़ोन के ऊपर वो ऐसी ऐसी वो कह रहे होते हैं कि ये 15 मिनट में पूरी दुनिया के में अंदर किसी भी जगह पे हम वो चीज़ पहुंचाते हैं, या 20 मिनट में उनका टाइम है। ठीक है, तो ये देखें अब अमेज़ोन किस तरह वो पूरी दुनिया के अंदर वो बिज़नेस कर रही है। ठीक है, इस तरह करके कोई भी खबर है, अब इंटरनेट ने, मोबाइल ने, टेलीफोन, रेडियो ने चीज़ों को इतना ज़्यादा, इस बात में तो डाउट की गुंजाइश ही नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन हैज़ टर्न्ड द वर्ल्ड इनटू अ विलेज, इवन वी कैन से इनटू अ रूम। पूरी दुनिया को एक कमरे में तब्दील कर दिया। अब एक बंदा एक कमरे में मोबाइल लेके बैठा है, तो इधर से बैठा अमेरिका में, यूएस में, कहीं भी, यूके में, वो कहीं भी बड़ी आसानी के साथ बात कर सकता है, लोगों के साथ लेन देन कर सकता है, इसी तरह ही जिस तरह आमने सामने बैठ कर करते हैं, जिस तरह मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। आप कंट्री में या पता नहीं किस कंट्री में कहाँ पर बैठे हुए आप मुझसे, मैं आपसे मुखातब हूँ। ठीक है, तो ये भी एक ग्लोबल विलेज की एक एग्जांपल है। अच्छा, इससे ये हुआ कि आउट ऑफ कंट्रोल स्टेट आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। स्टेट के अंदर बेशुमार चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, ख़ास तौर पे जो इंफॉर्मेशन है ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। अब हर बंदे के पास ही ओवर इंफॉर्मेशन है, उसको रोकना मुमकिन ही नहीं है। ठीक है, लेकिन इससे ये हुआ कि लोगों के अंदर जो है कन्फ्यूजन बढ़ गए। नॉलेज तो बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन इसका ये नुकसान हुआ कि लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई, पूरी दुनिया की मालूमात आ गई। ओवर इंफॉर्मेशन की वजह से लोग जो हैं वो ज़हनी इंतशार का शिकार होने लग गए। बहरहाल फिर भी ग्लोबलाइजेशन जो है इसके पॉजिटिव असरात ज़्यादा हैं और नेगेटिव असरात बहुत कम हैं। अच्छा, इसने स्टेट का तस्वर भी बदल के रख दिया। ठीक है, चेंज्ड कंसेप्ट ऑफ स्टेट। अच्छा, किसी भी स्टेट में जो अहम चीज़ें होती हैं ना, वो उसकी इकॉनमी होती है, कल्चर होता है, पॉलिटिक्स होती है, एटमॉस्फेयर होता है और आर्मी होती है। अब इसने ग्लोबलाइजेशन ने इन सभी चीज़ों को कमज़ोर कर दिया। ना तो इकॉनमी जो किसी कंट्री की, किसी स्टेट की जो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती थी, अब इंटरनेशनल इकॉनमी ने, डॉलर ने सभी उसको थोड़ा सा सप्रेस कर दिया। यूके का पाउंड जितना भी ताकतवर है, या बहरीनी दिनार है, या कुवैत का दिनार है, जितने भी ताकतवर हैं, लेकिन उन पे असर ज़रूर डॉलर की वजह से उनकी पावर कम हो गई है। ठीक है, और कल्चर में तब्दीली आ गई है। अब लोग इंटरनेशनली एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, ऑनलाइन जॉब करते हैं, ऑनलाइन सर्विसेज देते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं। तो इस तरह वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने से कल्चर चेंज हो गया, लैंग्वेज चेंज हो गई, लोगों का रहन सहन, इस तरह की चीज़ों में तब्दीली आने लग गई है। ठीक है, तो इस तरह इन्वायरमेंट भी चेंज हो गया है, और जो इकॉनमी के ऊपर भी ज़ाहिर सी बात है इसके असरात पड़ते हैं। अच्छा, ग्लोबलाइजेशन हैज़ स्ट्रेंथन द कैपिटलिस्ट। इसने कैपिटलिस्ट जो है उनको इसने स्ट्रॉन्ग कर दिया है। कैसे? रियासतों के अंदर लड़ाइयाँ होने लग गई हैं, वर्ल्ड बैंक, अच्छा, रियासतों के अंदर जब लड़ाइयाँ होने लग गई, क्योंकि लोगों को अपने हकूक़ का पता चल गया, इंटरनेशनली रिकग्निशन होगी लोगों को, लोग इंटरनेशनली एक दूसरे के साथ जो है लेन देन करते हैं। किसी कंट्री में किसी चीज़ का अगर कमी होती है तो वो दूसरे कंट्री या दूसरे जो इदारे हैं वो उसमें अपना किरदार अदा करते हैं, जिस तरह की IMF करती है, नेटो है, UN है, इस तरह के इदारे हैं। तो इस तरह करके ग्लोबलाइजेशन जो है इसने सरमायादारों को जो है स्ट्रॉन्ग किया। दूसरे मुल्क में जब एक मुल्क दूसरे मुल्क में अपनी इन्वॉल्वमेंट करता है तो डेफिनेटली उसमें जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं उनका फ़ायदा होता है। ठीक है, जिस तरह ये बड़े बड़े इदारे हैं, अमेज़ोन की हम बात कर रहे थे, या alibaba.com, या इस तरह की जो बड़ी बड़ी वेबसाइट हैं, जो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन बैठे हैं, तो उनका फिर फ़ायदा होता है इसमें, क्योंकि वो ग्लोबलाइजेशन के ज़रिए पूरी दुनिया में पूरी दुनिया को अप्रोच करते हैं, पूरी दुनिया के साथ उनके लिंक्स होते हैं, पूरी दुनिया में वो अपना बिजनेस कर रहे होते हैं। तो इस तरह सरमायादारों का बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। इसका एक लॉस ये हुआ थोड़ा सा कि जो इंसान की शनाख्त है, आइडेंटिटी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, उस पर थोड़ा सा असर पड़ गया, क्योंकि लोगों की जो शनाख्त है, लोग अपने कंट्री के, अपने कल्चर के हिसाब से अपनी शनाख्त करवाते थे, ग्लोबलाइजेशन ने इसको थोड़ा वीकन कर दिया है, क्योंकि अब पूरी दुनिया ही एक सोसाइटी की तरह रहने लगी है। अच्छा, अब इसमें यह है कि थोड़ा सा प्रोटेक्टिंग सॉवरेनिटी का एक एलिमेंट है कि अगर मीडिया, सोशल मीडिया और इस तरह के जो मीडिया के इदारे हैं, अगर वो अपने कंट्री के लोगों को, उनके कल्चर को और उनकी जो अपना नज़रिया है उसकी अगर वो हिफाजत को यकीनी बनाना चाहें,
तो वो इसमें अपना बड़ा अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन उनको ये पूरी दुनिया को अपना आप दिखाना और पूरी दुनिया की चीज़ों को अपने मुल्क में दिखाने का उसको अलाउ करती है। तो अब अगर वो पूरी दुनिया में अपना तशख़्ख़ुस बरकरार रखना चाहें तो भी रख सकते हैं, लेकिन अगर वो कमर्शलाइज़्ड हो जाते हैं, ठीक है, पैसा कमाने वाले चक्कर में और ज़ाती मफाद को अपने कंट्री के मफाद पे, अपनी पब्लिक के मफाद पे तरजीह देते हैं, तो फिर वो ज़ाहिर सी बात है वो फ़ायदा इतना नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो हमारा जो हासिल बहस है, हमारा जो कंक्लूजन है वो ये होगा कि ग्लोबलाइजेशन जो है ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। इसने दुनिया की इकॉनमी को स्टेबल करने के लिए काम किया, और ये इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई कि इससे पहले जब स्टेट्स अपनी अपनी तौर पर बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, अपनी अपनी इकॉनमी थी, तो किसी ना किसी कंट्री की किसी ना किसी वजह से इकॉनमी क्रैश कर जाती थी। तो अब ये मुख्तलिफ इकॉनमीज़ को सहारा देती है, और पूरी दुनिया में अब फ़र्ज़ किया पाकिस्तान में अगर वसाइल कम हैं पैसे कमाने के, जॉब के, या जिस तरह हम वो बात कर रहे थे स्टार्ट में, हमने बात की अमेरिका की कि जब ग्रेट डिप्रेशन आया, अब उस वक्त जब ग्रेट डिप्रेशन था वो जॉब के लिए सड़कों पे आए हुए थे अमेरिकन 1930 में। तो उस वक्त अगर कोई ऐसा सिस्टम होता ग्लोबलाइजेशन का तो वो ऑनलाइन जॉब कर सकते थे, ऑनलाइन सर्विसेज दे सकते थे। ठीक है, तो इसने जो है ग्लोबलाइजेशन ने ओवरऑल दुनिया का पूरे पूरा चेहरा बदल के रख दिया, और इसके दुनिया के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, बहुत ज़्यादा इसके जो है मुस्बत असरात हैं, मनफी असरात भी हैं, लेकिन वो बहुत कम हैं। ठीक है जी।